हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर को आप न्यूमेरिकल फ्री क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया। वीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड आगरा यूनिवर्सिटी का है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। जिन बच्चों का अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर लो, समझ लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। पेपर सेकंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 75 है, टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन शायद आपको करने हैं। सीधे क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्क्रमणीय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना जिन बच्चों का अब तक एग्जाम पेपर नहीं हुआ, जैसे सीसीएसयू वाले, एमएसयू वाले, एमजेपीआरयू वाले, अजी जिस यूनिवर्सिटी में भी आप एग्जाम पेपर देने वाले हो, इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्क्रमणीय है। सी पे आप टिक लगा दो, समतापी संपीड़न। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उष्मागतिकी की, अरे वाह, उष्मागतिकी तृतीय नियम किससे संबंधित है। अरे वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो तृतीय नियम जो है ना वो एंट्रोपी से संबंधित होता है। कुछ इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा लिया करो। बड़े इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सच में ही बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो कोई भी नहीं है। पूरे 100 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बिल्कुल हटा दिए गए हैं। वाह यार, क्या पेपर बनाया, बहुत शानदार पेपर आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वंद वियोजन ऊर्जा के लिए एक सामान्य इकाई है। कौन सा वंद वियोजन ऊर्जा के लिए एक सामान्य इकाई है। तो यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो, किलो जूल प्रति मोल इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन उष्मागतिकी में एक अवस्था फलन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टेट फंक्शन इन थर्मोडाइनेमिक्स। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो राइट ऑप्शन दोनों में से कौन सा होगा। आप इंटरनल एनर्जी पे टिक मारो, ठीक है, ये बेटर है। यानी कि डी, अगर उन लोगों ने जो भी अपना पेपर में ये आंसर सेट करा होगा वो डी या सी में से एक सेट करा होगा, तो डी वैसे बेस्ट है, ठीक है, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उष्मागतिकी में किस प्रकार की प्रक्रम असीम रूप से धीरे धीरे होती है और इसमें साम्य स्थितियों की एक श्रृंखला शामिल होती है। बी पे आप टिक लगा दो। जिन क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, जिन क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है उन क्वेश्चन के पूरे नंबर आपको मिलते हैं, चाहे आप करो या मत करो। उनके अगर 2 क्वेश्चन मिस्टेक हुए हैं पेपर में तो उनके 2 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलेंगे। ये बहुत फ़ायदा होता है आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सी क्रिया उष्माशोषी नहीं है। तो मीथेन का दहन जो है वो उष्माक्षेपी प्रोसेस होती है, उष्माशोषी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समतापीय प्रसार में आदर्श गैस के लिए डेल्टा ई का मान होता है। अरे यार, समतापीय प्रसार में आदर्श गैस के लिए डेल्टा ई का मान होता है का। यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, डायरेक्ट टिक लगा दो, ए पे 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, न्यूट्रॉन की कमी वाले रेडियो न्यूक्लियोटाइड में किस प्रकार का क्षय होता है। रेडियो न्यूक्लियोटाइड में किस प्रकार का क्षय होता है। सी पे टिक लगाओ, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन होता है। ये कोई सोचने वाली बात है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रति सेकंड एक विक्टन के रूप में परिभाषित रेडियो धर्मिता का ऐसा ही मात्रा है। वेकुरल का नाम सुना है आपने। अरे यार, वेकुरल रेडियो धर्मिता के खोजकर्ता, ये लगा दो टिक, वेकुरल। अब इसमें क्या 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 लिख रखा है, बेक रेल, हाँ ट्रेन बना दो इसे, ट्रेन, बेक रेल को ट्रेन बना दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कौन सा शब्द रेडियो रसायन में उन पदार्थों का वर्णन करता है जिनमें रेडियो धर्मिता की कमी होती है। स्टेबल का नाम सुना है आपने। व्हाट टर्म्स डिस्क्राइब सब्सटेंस इन द रेडियो केमिस्ट्री डेट लैक रेडियो एक्टिविटी। स्टेबल इज द राइट ऑप्शन। चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिएशन इज नॉट टाइपिकली इमिटेड डर्निंग न्यूक्लियर डिके। अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, बीटा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, गामा रेज बाहर निकलती हैं, बट डेल्टा जो है ना इनका कोई काम नहीं है। ख़त्म कर दो, सी नंबर पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रेडियम तत्व की खोज किसने की है। अरे जो ये तुम देख रहे हो ना, मैरी क्यूरी का माइंड चलता था और प्यारे क्यूरी का जो है वो हाथ पैर चलते थे सामान लाने के लिए। इन दोनों ने मिलकर रेडियम तत्व की खोज करी। पता है कई टन
ठीक है, कोल तार से इन्होंने 1 मिलीग्राम जो था वो रेडियम निकाला था और इसके लिए ना नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अरे यार, और इसके बाद तो सब साइंटिस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट के खोजकर्ता में लग गए, खोज में लग गए, सब साइंटिस्ट खोज में लग गए। लेकिन रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है उससे जो रेडिएशन बाहर निकलता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज, इनकी जो खोज करी वो रदरफोर्ड ने करी। सबके सब साइंटिस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज में लग गए। बचे रदरफोर्ड, बोले यार इनसे जो किरणें निकलती हैं लाओ मैं उनका अध्ययन कर दे दिया और उनके लिए उनको अवार्ड दिया गया, नोबेल पुरस्कार। यार कैसी बात कर रहे हो, लगाइए हिसाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना। रेडियो धर्मिता की जांच के दौरान अल्फा कणों का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम आ गया फिर से अगेन, मार दो ठीक बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1934 में कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? आयरीन क्यूरी और एफ जूलियट। नाम बहुत शानदार है और काम भी इनका शानदार है, तभी तो ये किताबों में छपे पड़े हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अबे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है चेक कर लेना आप लोग। एक उत्क्रमणीय समतापी गैस के प्रसार के लिए तंत्र व वातावरण की कुल एंट्रोपी परिवर्तन होता है। अरे यार कुल एंट्रोपी परिवर्तन होता है, अजी कितना होता है? सी पे टिक लगा दो, शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किसकी एंट्रोपी अधिकतम होती है? बर्फ़ की एंट्रोपी सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, अधिकतम नहीं बता रहा हूँ बेटा, न्यूनतम। पानी की जो बास होती है उसकी एंट्रोपी अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। स्थिर ताप पर साम्यावस्था में उत्क्रमणीय परिक्रम के लिए है। स्थिर ताप पर साम्यावस्था में उत्क्रमणीय परिक्रम के लिए है। हाँ है, बी पे आप टिक लगा दो। 18 का बी नंबर नहीं यार, स्थिर ताप पर साम्यावस्था में उत्क्रमणीय परिक्रम के लिए तो ये डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज द राइट ऑप्शन, यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सा समीकरण सही नहीं है? अबे नहीं कहाँ से आ गया, कौन सा समीकरण सही है? तो बी पे आप टिलाओ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी इंटू डेल्टा एस इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। त्वरित क्रिया के लिए डेल्टा जी का मान 0 से हमेशा कम होता है। अबे ये तो ऐसे ही बता देगा, ऐसे ही हर कोई। 20 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। एंट्रोपी का आयाम है कार्य मल्टीपल यानी कि वर्क मल्टीपल टेम्परेचर एनर्जी, एनर्जी मल्टीपल टेम्परेचर वर्क। तो एंट्रोपी का आयाम है ले 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 ले। अबे क्यू अपॉन टी होता है ना, क्यू अपॉन टी यानी कि क्यू अपॉन टी यानी कि जूल प्रति केल्विन होता, डिग्री सेल्सियस होता, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस चल भी जाता। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा है ए भैया, या फिर ये ऐसा होता है ऐसा करके ऊर्जा बटा तापमान चल जाती। तो ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा, इसका एक नंबर आपको मिल गया। अरे वेस्ट ऑफ लक यार, आपको एक नंबर मिल गया। चलो मैं कांग्रेचुलेसन बोल देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इसमें इसका ऑप्शन ही नहीं दे रखा सही वाला, बिल्कुल एक नंबर फ्री फंड का आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए 22 देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच काम करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता होती है 25%। निकाल सकते हो उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ से निकाल सकते हो। 25% आ गया। चलिए 23 देखते हैं। अल्फा 6 के दौरान परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे बदलती है? जब 2He4 बाहर निकलता है तो द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है और परमाणु क्रमांक संख्या भैया 2 कम हो जाती है। तो अल्फा 6 के दौरान परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे बदलती है? ये 4 से क्या होता है, घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1928 में टनलिंग निर्माण के माध्यम से अल्फा 6 के विचार को किसने दिया था? अल्फा 6 के विचार को किसने दिया था? डी पे आप टिक लगाएं, जॉर्ज गैमो। गेम खेल गई ये भी भैया। 25 देखो। अल्फा कणों के साथ एल्युमिनियम की बमबारी के माध्यम से बीटा 6 की खोज किसने की थी? सारे साइंटिस्ट के नाम इसमें घोंट दिए गए यार। अल्फा कणों के साथ एल्युमिनियम की बमबारी के माध्यम से बीटा 6 की खोज किसने की थी? और वो की थी फेडरिक और इरेन जूलियट क्यूरी ने। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज़ द फिनोमा यानी कि फिनोनोमेन कॉल्ड व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगो न्यूक्लियाई डिके? तो रेडियो धर्मी 6 मेरे ख्याल से यही इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, बेझिझक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके व्हाट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद वन अनोदर एट वन वर्टेक्स?
यानी कि फर्मी के बीटा 6 के सिद्धांत के अनुसार एक शीर्ष पर क्या एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क करता है? फर्मी बीटा 6 के दौरान, ठीक है, डी पे टी लगाओ, 4 फर्मियोन। चलिए 28 देखते हैं, गामा 6 के उपयोग से किस उद्योग को लाभ होता है? फूड प्रोसेसिंग को लाभ होता है, ठीक है। अबे हिंदी में बड़ी दिक्कत रहती है। 29 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग आइसोटोप्स अंडरगोस अल्फा डीके कन्वर्टिंग टू रेडोन? निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक अल्फा 6 से गुजरता है, रेडोन में परिवर्तित हो जाता है? तो रेडोन के अगला 2 परमाणु क्रमांक किसका होता है? रेडियम का होता है। रेडियम 226 इज द राइट ऑप्शन। 30 देख लो जरा एक बार, क्वेश्चन पढ़ो। जब किसी गैस के स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है, जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो हमेशा इसका तापमान और दाब दोनों बढ़ जाते हैं। तो इसका सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 देखते हैं, किसी पदार्थ की एंथैल्पी को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो एंथैल्पी जो होती है वो आंतरिक ऊर्जा तथा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। बी बराबर हो गया H = E + Pb। एक क्वेश्चन और है इसमें का, अगला सेम टू सेम। 32 देखते हैं, समतापी परिक्रम के दौरान गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर सबसे अच्छा है? कांच का बर्तन, लकड़ी का बर्तन, तांबे का बर्तन, थर्मस फ्लास्क? अरे वाह, क्या पूछ लिया। समतापी परिक्रम के दौरान गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर सबसे अच्छा है? तो वो होता है तांबे का बर्तन, ठीक है, यानी कि कॉपर वेसल। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ना मैं नहीं बताऊंगा। अब जो मैंने ऊपर बताया था ना, H = E + P × V, वही है सेम। ये हैगा, देखो ए कहाँ गया रे, ये हैगा। डेल्टा H = ΔE + W की जगह ना P × DV आप लगा सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पे जो है खाली W लगाया गया। ओके, तो ए पे टिक लगा दो। 34 देखो, निम्न में से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है? यानी कि आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटीज़ फ्रॉम द फ्लोइंग। तो ताप इज़ द राइट ऑप्शन, टेम्परेचर। 35 देखो, अरे बड़े अच्छे से पढ़ाया मैंने। यूनिट फर्स्ट का जब लेक्चर करवाया था ना, तो उसमें बताया था मैंने कि ये राशियाँ जो होती हैं वो इंटेंसिव होती हैं, ये राशियाँ जो होती हैं वो एक्सटेंसिव होती हैं। किस किस पे डिपेंड करती हैं सब बता रखा। चक्रीय परिक्रम में होता है, चक्रीय परिक्रम में होता है, पर जो होता है वो होता नहीं है, जो नहीं होता है वो होता है, और जो होता है वो होता ही है। 35 का राइट ऑप्शन बताओ जल्दी फटाफट, से ए पे टिक लगा दो, Q = W। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36, निम्नलिखित में से कौन सा चर किसी भी अभिक्रिया की साम्य स्थिति को प्रभावित करता है? साम्य स्थिति को प्रभावित करता है, एक ऐसा वेरिएबल है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी रिएक्शन? तापमान, घनत्व, ध्रुवीयता, गैस। 36 का राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो, तापमान इज द राइट ऑप्शन। चलिए सीधे क्वेश्चन 37 की तरफ बढ़ते हैं। कार्नोट प्रेमी की खोज कब हुई थी? चारों पहले ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो। सर 1824 1824 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। चलिए 38 देखते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में उत्पन्न विद्युत की मात्रा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से संबंधित होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मात्रक होगा फैरेड। एक फैरेड में कितने गुलाम होते हैं? 96,500 गुलाम या 96,487 गुलाम? अरे यार दोनों ही सही होते हैं। 39 देखो जरा, अभिकारकों और उत्पादों की साम्य सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है, उत्प्रेरक प्रभावित नहीं होता। ये तो होता ही ना बेचारा, अभिक्रिया के जैसे अभिक्रिया में घुसेगा, अभिक्रिया के अंत में भी ये वैसे के वैसे बाहर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक त्वरित परिक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन है, एक त्वरित परिक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन है। क्या लग रहा है आप लोगों को? किस पे टिक लगा दूं? बेझिझक ए पे टिक लगा दो, धनात्मक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। ज़्यादा मत सोचो, ये सबको पता होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन की चालकता को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। 43 देखो, किसी विद्युत भट्टे के लिए विच्छेदन की डिग्री का मान होगा, विच्छेदन की डिग्री का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, मेरे ख्याल से 1 से अधिक होना चाहिए। बट यहाँ राइट ऑप्शन जो है ना वो 1 से कम है यार, लेस देन 1, 1 से कम होता है, ठीक है। चलिए 44 देख लेते हैं, 44 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? भाई कह तो बहुत कुछ रहा है, कहने तो 44 विशिष्ट चालकता की इकाई है, विशिष्ट चालकता की इकाई 44 का राइट ऑप्शन, विशिष्ट चालकता की इकाई यार ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट ऑप्शन ये आएगा, सी पे आप टिला दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए फिर 45 देखते हैं, तुल्यांकी चालकता तनुता के साथ हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। 45 का बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 बहुत सिंपल सा पेपर है। सिल्वर आयन की अभिगमनांक संख्या नापने की विधि है, आप हिटोर मेथड पे जा सकते हो, ठीक है, इसका फ़ायदा उठा सकते हो आप हिटोर मेथड का। चलिए 47वां नंबर देख लेते हैं। विद्युत
अपघट्टे के लिए धनायन व ऋणायन के अभिगमनांक संख्या का योग है। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है ना, उसमें ये बताया जाता है कि कौन सा आयन धारा का कितना अंश एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र करता है, वही हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर होता है। ठीक है, इन दोनों का योग चाहे ऋणायन हो धनायन हो, ऋणायन का अभिगमनांक प्लस धनायन का अभिगमनांक इक्वल टू कितना होता है, उनका योग 1 होता है। ठीक है, तो +1 इज द राइट ऑप्शन, और ये आपके पेपर में भी आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 पे चले जाओ। निम्न में से किस पर ओस्टवार्ड तनुता का नियम लागू होता है? जितने भी दुर्बल विद्युत अपघट्टे होते हैं सब पर ओस्टवार्ड का नियम लागू होता है। कभी कभी इसका अपोजिट पूछ लेता है कि ओस्टवार्ड का नियम लागू नहीं होता, तो प्रबल विद्युत अपघट्टे पर ओस्टवार्ड का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, चलिए 49 देख लेते हैं। विशिष्ट तारों के लिए लगाव प्रभावी और उपयोगी है। विशिष्ट तारों के लिए ... लागत प्रभावी और उपयोगी है, तो राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, कॉपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत अपघटनी चालक की श्रेणी से संबंधित है और शुद्ध अवस्था में विद्युत अपघटनी रूप से संचालित होता है? शुद्ध अवस्था में विद्युत रूप से संचालित होता है, सी पे आप टिक लगा दें, सोडियम क्लोराइड, नमक अपना, रॉक सॉल्ट। चलिए 51 देखते हैं। डिवाई हकल ओन सागर समीकरण प्रबल विद्युत अपघट्टे के लिए ... कब दिया गया था? सी पे आप टिक लगाएं, 1923 को दिया गया था। और देखो इनके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जिन्होंने भी पेपर मेरे पास भेजा बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इनके, लगभग सही ऑप्शन राइट लगो में। 52 देखो जरा। हिटोर्प उपकरण में एनोड के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? हिटोर्प उपकरण में एनोड के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए पे टिक लगा दो, सिल्वर का। भाई रियल बात है बिल्कुल यार, और पढ़ा भी होगा आपने, हिटोर्प मेथड पढ़ा है? अरे यार ना पढ़ा यार, तुम कुछ पढ़ते भी हो नहीं पढ़ते हो, ऐसी मुठ आकर खाली एमसीक्यू वाली वीडियो देखना है। विद्युत अपघट्टे के वियोजन का सिद्धांत किसने दिया? विद्युत अपघट्टे के वियोजन का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था आर्हीनियस ने दिया यार, सीधे सीधे डायरेक्ट बोल दो ना। 54 देखो। विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम, विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम कहलाता है, तो विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कहा यार तुम भी यार इतने छोटे से बच्चे बनने हो, बिल्कुल नन्हे मुन्ने। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को pH = 3 हमें दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबाया जाता है, इलेक्ट्रोड का विभव कितना होगा? अब बात यहाँ ये आती है कि -0.177 वोल्ट होगा, लेकिन ये आया कैसे, है ना, प्रॉब्लम ये आती है। 56 में देखो, एक विद्युत रासायनिक सेल में स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। एक विद्युत रासायनिक सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। बस क्या है कि अपनी बैटरी चार्ज करो, मोबाइल की बैटरी चार्ज कर ली, चार्ज करने के बाद उसका यूज़ कर लो, जितनी भी तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक करंट में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेट होना शुरू हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। किस सेल में रासायनिक अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है? किस सेल में रासायनिक ऊर्जा की मुक्त ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है? सी पे आप टिक लगा दो, फ्यूल सेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 थोड़ा सा पेचीदा है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण विभव इतने दे रखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम को एल्युमिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। मैग्नीशियम एल्युमिनियम प्रतिस्थापित करेगा, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो स्थान होता है वो ऊपर होता है, एल्युमिनियम का स्थान जो होता है वो कैसे होता है, नीचे होता है। 58 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा लगा दूं मेरे दोस्तों? बी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 59 पीएच स्केल को प्रस्तावित किया गया था, डी पे आप टिक लगाओ, 1909 में। बहुत सिंपल सा पेपर बनाया गया, बहुत सिंपल सा यार, इससे इजी पेपर और क्या बना सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी में इतने सिंपल पेपर बनने आ जाएं यार, मतलब बनने लगें। निम्नलिखित में से कौन अम्ल की सापेक्ष सामर्थ्य को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन अम्ल की सापेक्ष सामर्थ्य को इंगित करता है? ए पे टिक लगा दो, आयनन स्थिरांक। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। 61 देखो जरा। दर नियम में सांद्रता की घातों का योग कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, यहाँ पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए घाटो कर दिया, घाटो, ये घातों लिखना चाहिए था, कितनी मिस्टेक करते हैं पेपर में। 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो वो है तुम्हारे पास फोटोवोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डी पे टिक लगा दो। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया हुआ था, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है। विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टीय सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, एक ही नाम होते हैं ये। 63 देख लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग पदार्थों की सापेक्ष प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीकरण या अपचयन, जल अपघटन, अपक्षेपण,
या आयोनाइजेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की भांति बिहेव कर सकता है, यानी कि दोनों रिएक्शन इस पर हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन यही होना चाहिए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है। 64 देखो, गैल्वेनिक सेल का सबसे सामान्य उदाहरण है। डेनियल सेल इज़ अ राइट ऑप्शन, क्योंकि डेनियल सेल की सहायता से हम गैल्वेनिक सेल को समझा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 65, पीएच में परिवर्तन का विरोध करने के लिए बफर विभव को का कहा जाता है? बफर स्टेबिलिटी या बफर कैपेसिटी या पीएच साम्य या पीएच प्रतिरोध? तो कहा जाता है, बी पे टिक लगाओ, बफर कैपेसिटी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, नेरनस समीकरण का एक गणितीय मॉडल प्रस्तावित किया है। नेरनस का एक गणितीय मॉडल द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो वाल्थर हरमन नरनेस ने इसको प्रस्तावित किया था। 67 देखो, किस प्रकार के पदार्थ मुख्यतः स्फुरदीप्ति प्रदर्शित करते हैं? किस प्रकार के पदार्थ मुख्यतः स्फुरदीप्ति प्रदर्शित करते हैं? वो करते हैं ठोस, जितने भी ठोस होते हैं सब स्फुरदीप्ति प्रदर्शित करते हैं। 68 देखो, एक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने के बाद ऊर्जा के अपव्यय का पहला चरण क्या होता है? वो होता है तुम्हारे पास कंपनिक श्रांति, वाइब्रेशनल रिलैक्शन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखो, किस प्राकृतिक प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ऑक्सीकरण में परिवर्तित करना शामिल है? प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना है आपने? इज द राइट ऑप्शन। अरे किस प्राकृतिक प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ऑक्सीजन में परिवर्तित करना शामिल है? 69 का वी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण। वर्ड इन्होंने लगाया है यहाँ पे रिस्पायरेशन, तो ये जो है ना थोड़ा गड़बड़ कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 देखते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अवशोषित फोटोनों की ऊर्जा को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस इकाई का यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। सीधे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 71वें पे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन प्रेरित करने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता होती है उसका क्या नाम है? हाँ नाम है, बढ़िया नाम है, उसका नाम डी पे आप टिक लगा दें, फोटोन ऊर्जा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को आरंभ कर सकती है? किस प्रकार की ऊर्जा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को आरंभ करती है? सी पे आप टिक लगाओ, फोटोन ऊर्जा इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77वां। किस नियम को प्रकाश रसायन का प्रथम नियम भी कहा जाता है? ग्रोथस ड्रेपर नियम को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट तेजी से। 74, जेवलोंस की आरेख में कौन सी ध्रुवीय ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है? बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है। ऊर्ध्वाधर अक्ष इज द राइट ऑप्शन। 75 पे चलते हैं सीधे। कौन सा शब्द प्रकाश अवशोषण के बाद होने वाली किसी विशेष प्रक्रिया की संभावना का वर्णन करता है? सी पे आप टिक लगाओ, क्वांटम लब्धि। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 अच्छे से पढ़ो। जेवलांस की आरेख का नाम किस रूसी भौतिक वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है? किस रूसी भौतिक वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है? वो रखा गया है अलेक्जेंडर जेवलोंस्की के नाम पर। ठीक है। इन्होंने क्या करी थी? इसकी खोज करी थी। 77 देख लो फटाफट तेजी से। दवाओं, रंजकों और रसायनों का पता लगाने में प्रतिदीप्ति तकनीक से किस क्षेत्र को लाभ होता है? वो होता है तुम्हारा फोरेंसिक विज्ञान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग मुख्य रूप से स्फुरदीप्ति का कारण बनता है? वो बनता है, बी पे आप टिक लगा दो, परावैंगनी और दृश्य, यानी कि अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल। 79, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉल्यूशन? तो किसी बिलियन के मुख्य घटक के लिए एक शब्द है। किसी बिलियन के मुख्य घटक के लिए शब्द क्या है? विलायक इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विलयन राउल्ट के नियम से विचलित होता है? अनादर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम से हमेशा क्या होता है? विचलित हो जाता है। 81 देखते हैं, एक आदर्श विलयन में मिश्रण की एंथैल्पी क्या होती है? तो ये शून्य होनी चाहिए। एक आदर्श विलयन है ना, हाँ, तो आदर्श विलयन में तो शून्य ही होती है। सी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। चलिए 82 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन होता है? धनात्मक विचलन है ना, तो जैसे एथेनॉल प्लस जल हो गया, मेथेनॉल प्लस जल हो गया, इज राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 का ए नंबर।
83 देख लेते हैं, जैविक तंत्र में परासरण की क्या भूमिका है? पोषक तत्वों का परिवहन और अवशिष्ट उत्पादों को निकालना। जैविक तंत्र में परासरण की क्या भूमिका है? ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए आगे पढ़ो ही मत। 84 देखते हैं, तनु विलयन आमतौर पर किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं? तनु विलयन आमतौर पर किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं? हाँ, दमदार क्वेश्चन है। आदर्श व्यवहार करते हैं या आंशिक रूप से आदर्श व्यवहार? दोनों में से एक होना चाहिए। फटाफट जैसा आप बताओ कौन सा होगा। आइडियल बिहेवियर इज अ राइट ऑप्शन। ए पे टिक लगा दो बेझिझक। अणुसंख्यक शब्द का क्या मतलब है? अणुसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है? यानी कि व्हाट डज द टर्म कोलिगेटिव मीन? तो एक साथ बंधे हुए, स्वतंत्र, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील या पृथक। तो 85 का बी पे टिक लगाओ, ठीक है। बाउंड टुगेदर इज अ राइट ऑप्शन। 86 देखते हैं, किसी द्रव या विलयन के बास दाब को मापने के लिए किस विधि में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? सी पे आप टिक लगाओ, मैनोमेट्रिक विधि में। 87 देखो, पिघले हुए कपूर में घुलनशील विलेय के आणविक भार के निर्धारण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अरे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है यार? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े से हटके पूछे गए हैं। सी पे आप टिक लगा दो, रास्ट कैम्फर विधि इज द राइट ऑप्शन। 88 देखो, विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? अरे यार ये क्वेश्चन तो आते ही है। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? क्वथनांक का उन्नयन कहाँ पर है? बी पे आप टिक लगा दो, क्वथनांक का उन्नयन होता है ना। अवनमन का तो नाम भी नहीं आना चाहिए इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, किस विधि में परासरण को रोकने के लिए विलयन पर बाहरी दाब लागू किया जाता है? वर्कले और हार्टले विधि का नाम शायद आपने पहले भी कभी सुना होगा। बी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 90 है, 1881 में अवशोषण शब्द किसने दिया? 1881 में वो दिया था हेनरिक कैंसर ने, ठीक है। बड़ा खतरनाक नाम है। 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषण का उदाहरण है? कौन सा अधिशोषण का उदाहरण है? सी पे आप टिक लगा दो, चारकोल इज द राइट ऑप्शन। 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिशोषण में शामिल नहीं है? अणु, परमाणु, आयन, केवल घुली हुई अवस्था में ठोस। क्या लग रहा है आपको? डी पे आप टिक लगाओ, यही राइट ऑप्शन है। सबसे बड़ा तो मुझे यही लग रहा है। 93 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भौतिक अधिशोषण के माध्यम से नारियल चारकोल पर अधिशोषित कर लेती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस भौतिक अधिशोषण के माध्यम से नारियल चारकोल पर अधिशोषित कर लेती है? अधिशोषित कर लेती है वो है तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 94 देखते हैं, लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी वर्क अवधारणा किसने दी? लैंगम्यूर ने दी। और क्या फेंड्रिक देगा? 94 का राइट ऑप्शन। बी पे टिक लगा दो, लैंगम्यूर। 95 देखो, लैंगम्यूर की अवधारणाओं के अनुसार प्रत्येक अधिशोषण साइट कितने अणुओं को सोख लेता है? 1 2 3, 1 लेयर होता है ना ये 95 का। ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 96 देखते हैं, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, इसकी खोज की थी। और करी कब थी? ए पे टिक लगाओ, 1827 में, ठीक है। 97 देखो, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन जाना जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जाना जाता है तो टिंडल प्रभाव का नाम सुना है आपने? देखो आगे ये वाला क्वेश्चन टिंडल प्रभाव का। 98 देख लेते हैं, टिंडल प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1869 में की गई थी, ठीक है। चलिए 1869 में की गई थी। 99 देखो, डोनन झिल्ली साम्य सिद्धांत का उपयोग दबाव ... को बढ़ाने में किया जाता है, वो क्या था? अवशोषण को। चलिए 100 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 1869 में टिंडल प्रभाव को पहली बार देखने का श्रेय किस भौतिक विज्ञानी को दिया गया था? मतलब कुल मिला के बात ये है, बस यही है, जॉन टिंडल को, ठीक है। तो पूरे मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अच्छा, कोई न्यूमेरिकल आपको दिखाई दिया इसमें? बिल्कुल सेट पेपर बनाया बच्चों के हिसाब से। बोले बेटे तुम पढ़ोगे नहीं और हम तुम्हें पढ़ने देंगे नहीं, पेपर इतना ईजी बनाएंगे, आराम से करके आओगे, तुम भी जिंदाबाद और हम भी जिंदाबाद। चलिए, तो इस क्वेश्चन पेपर को हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे अच्छे से कवर करें, पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।